देख रहे हैं आपकी आवाज और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आपकी आवाज में आज बात करेंगे दमोह के दंगल की। दमोह का दंगल खत्म जरूर हो गया है, लेकिन बीजेपी की दो फाड़ नजर आने लगी है। दमोह में जो कार्रवाई बीजेपी के संगठन ने की, उसको लेकर अब वरिष्ठ नेता सवाल उठाने लगे हैं और इन सवालों के हर सिरे को पकड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सामने क्या चुनौती है यह भी जानेंगे और कांग्रेस को बैठे बिठाए जो मुद्दा मिला है उस पर भी चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। दमोह में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद संगठन स्तर पर एक बड़ी कार्रवाई की गई। वरिष्ठ नेता जयंत मलैया को कारण बताओ नोटिस दिया गया, तो उनके बेटे और 5 मंडल अध्यक्षों को पार्टी से निलंबित कर दिया गया। इसके बाद आवाज बुलंद हो चुकी है। 3 सीनियर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने सवाल उठा दिया है। उसमें पहला नाम है पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी का, दूसरा नाम है कुसुम महदेले का और यह सवालों का सिलसिला लगातार चल पड़ा है। ये सवाल अभी थमे नहीं है। मलैया परिवार पर जैसे ही कार्रवाई हुई उसको लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। बीजेपी के महामंत्री सवाल उठा रहे हैं। दमोह के जिला महामंत्री हैं ये रमन खत्री, इन्होंने भी मलैया परिवार पर जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर सवाल उठा दिए हैं। क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। हितेश वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ सतीश सिकरवार जुड़ गए, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और वरिष्ठ पत्रकार गिरीश उपाध्याय इस समय हमारे साथ चर्चा में शामिल हो चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। और पहला सवाल मेरा हितेश वाजपेयी जी आपसे ही है। सर, अपनों से आप परेशान थे, लेकिन अब अपने ही अपनों पर सवाल उठा रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कुसुम महदेले हो, हिम्मत कोठारी हो, सवाल उठाए जा रहे हैं कि कार्रवाई गलत की गई है। देखिए मधुल जी, मैं 2-3 बातें बहुत स्पष्ट कर देता हूं। आमतौर पे मैं झूठ बोलता नहीं हूं, चाहे सच बोलूं या ना बोलूं, तो इसलिए आप यकीन कर सकते हैं। वो बातें इस प्रकार हैं कि क्योंकि आपकी पैनल पे सभी सीनियर लोग हैं, सतीश जी तो हमारे साथ ही बहुत अच्छे से समझते हैं भारतीय जनता पार्टी को भी, और गिरीश जी भी वो तो पत्रकारिता मेरे ख्याल से पटवा जी के दौर के पहले दौर, पुराने दौरों से दोनों दलों को देखते आए हैं, बहुत वरिष्ठ हैं। दमोह का जो गणित है और जो समीकरण है राजनीतिक, उसको समझना कोई बहुत कठिन नहीं है। ये बात भी सच है, आपने जितने लोगों के बयानात दिखाए हैं वो सारे बयानात या वक्तव्य हम कह सकते हैं हमारे ही वरिष्ठ नेता हैं जिनके हैं। जैसा मैंने आपको कहा, वहां का समीकरण, राजनीति, पर्दे के पीछे, पर्दे के सामने, उसको समझना बहुत क्लिष्ट काम नहीं है। लेकिन राजनीति जो होती है या राजनीतिक शास्त्र जिसको मैं समझ पाया हूं, उसमें 2 और 2 5 नहीं हुआ करते, 2 और 2 4 नहीं हुआ करते, सॉरी, मतलब इट इज नॉट स्ट्रेट ऑलवेज। तो मुझे लगता है अभी हम सब भी कोरोना के संकट से जूझ रहे हैं और उससे हम बाहर निकल जाएं, क्योंकि बीच में ये चुनाव हुआ और इसके परिणाम सामने आए हैं और वरिष्ठ नेताओं के संज्ञान में सारा विषय है ही। मैं उसको बहुत ऐसा नहीं मानता कि बहुत कोई उथल पुथल होने वाली बातें ये सब है, या हम मान ले कि कोई बहुत ज्यादा ट्रबलसम चीजें हैं, कह सकते हैं, आने वाले दमोह भाजपा को लेकर। ये सब चीजें सॉर्ट आउट कर ली जाएंगी और सभी को मालूम है कि क्या होना। मलैया जी भी हमारे आजीवन वो बहुत मैं कह सकता हूँ बहुत ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी के साथ मान लेता हूँ, सारी चीजें सॉर्ट आउट कर ली जाएंगी। लेकिन अभी की जो तस्वीर है उस कार्रवाई को लेकर सवाल उठा रहे हैं। सर, सीनियर नेता कार्रवाई को लेकर सवाल कर रहे हैं। ठीक है साहब, सबके अपने अपने, देखो साहब, सबके अपने तरकश हैं, सबके अपने अपने तीर हैं, अपने अपने निशाने हैं और सबके कारण भी हैं अपने अपने।
तो राजनीति इसी को तो कहते हैं साहब। तो इस पर मुझे लगता है गिरीश जी ज्यादा प्रकाश डालेंगे, थोड़ा बहुत आनंद सतीश जी ले लेंगे और हम सब सुन लेंगे, लेकिन समाधान हम ही लोग करेंगे। नहीं, ये बहुत अच्छा है सर, जितना सुनते हैं उतना ही अच्छे वक्ता आप होते हैं। और हितेश वाजपेयी जी, बड़ी साफगोई से आप कह रहे हैं कि हम सब कुछ सुनना चाहते हैं, और पार्टी फोरम पर भी जब नेता ऐसी आवाज उठा रहे हैं तो फिर यही सवाल पूछा जाएगा कि सुना किसे जाएगा, क्योंकि अंदर से ही, दमों के अंदर से ही जो जिला के बड़े नेता हैं वो भी अब सवाल उठाने लगे। सतीश जी से मैं एक सवाल जरूर यहां पर लेना चाहूंगा, उसके बाद गिरीश जी आपका रुख करूंगा। सतीश जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम सब कुछ ठीक कर लेंगे, लेकिन वो अब भी ये मानने को तैयार नहीं कि जीत आपकी हुई है, आपने कोई मेहनत नहीं की, यही कहा जा रहा है। देखो, दमोह चुनाव हमारे कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने जिस प्रकार उनकी रणनीति थी, उन्होंने एक एक बूथ पे पहले से कार्य किया, और उसका परिणाम है उनकी रणनीति और कांग्रेस की एकजुटता, और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने पूरे एक साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ा। आज भारतीय जनता पार्टी अपने स्वयं के में ही लड़ रही है। आज भारतीय जनता पार्टी में दो धड़े हैं, एक 60 से नीचे और एक 60 से ऊपर। तो आज भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार अंतर्द्वंद चल रहा है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पल्लवित और पोषित किया, आज उनकी उपेक्षा की जा रही है। जिस प्रकार बाहर से लोगों को आयातित किया जा रहा है, आज जो भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत और विचार, उससे भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा भटक रही है। उसी के कारण आज भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का जो एक गुट, लेकिन सतीश जी जो है, आपको आज इतने सम्मान की चिंता हो रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इसी सम्मान के लिए तरसते रहे आपकी पार्टी में। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ पार्टी ने जिस प्रकार कांग्रेस से आयातित करके भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को अपने यहाँ लिया, उससे भारतीय जनता पार्टी, अरे नहीं बन रही थी सरकार, कांग्रेस की सरकार थी, चलने देते, क्या जरूरत थी आपको लोगों को लाने की, तोड़ने की, क्या जरूरत थी? उसका परिणाम जनता ने अभी दिखा दिया है, आने वाले समय में और दिखाएगी। और आज भारतीय जनता पार्टी में अभी तो शुरुआत है, अभी भारतीय जनता पार्टी में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे 2023 से पहले, इसमें अंतर्द्वंद बहुत बढ़ेगा, और जो वरिष्ठ नेतृत्व है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखर होके आगे आएगा। आज इसी का परिणाम है कि कुसुम मेहदेले हों, चाहे जयंत मलैया हों, या भविष्यवाणी में याद रखता हूं सतीश जी, क्योंकि आप भी देखिए जनप्रतिनिधि हैं, आपको पता है चुनाव कैसे लड़े जाते हैं, सब लोग और कैसे जीते जाते हैं। जितने भी वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, से कमेंट चाहता हूं, आपके पास फिर लौट रहा हूं मैं, भारतीय जनता फिर लौट रहा हूं। सतीश जी, गिरीश जी, मेरा सवाल बड़ा सीधा है। मेरा सवाल बड़ा सीधा ये है कि सीनियर नेता सवाल उठा रहे हैं कि आपने कार्रवाई गलत की है, पार्टी का संगठन ये कह रहा है कि आपको जवाब देना पड़ेगा, और उनके बेटे जो जयंत मलैया के बेटे हैं उनके साथ मंडल अध्यक्षों को निलंबित भी कर दिया है। तो ये तस्वीर क्या बताती है? क्या बीजेपी में दो फाड़ की स्थिति है, या खटपट जो चल रही है इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? अब चुनौती वहां पर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इस धर्म संकट का सामना कभी न कभी तो करना ही था। 2020 में जो स्थितियां पैदा हुई थी वो एक बहुत तात्कालिक स्थितियां थी, उसके पीछे बहुत बड़े उद्देश्य थे। उद्देश्य ये था कि हमको सरकार बनाना, यानी भारतीय जनता पार्टी को, और सरकार बनाने का उद्देश्य पूरा भी हो गया। लेकिन अब जो उथल पुथल मची हुई है, मैं आपको, एक तो इस बात से थोड़ी सी सहमति मेरी नहीं है कि ये पार्टी में कोई दो फाड़ होने की स्थितियां बनेंगी। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी बात इतनी लंबी तक जाएगी कि वो दो फाड़ हो जाए। हाँ, लेकिन एक अनरेस्ट, एक अशांति, एक असंतोष, एक मतभेद की जो स्थितियां हैं वो जरूर हमको दिखाई दे रही हैं, और यही पार्टी का जो धर्म संकट है, जिसको कि बहुत दिनों से टाला जा रहा था, उसको टालने की कोशिश हो रही थी, अब वो उभर के सामने आया है। और इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो ये है कि ये पीढ़ियों का संघर्ष है, आप इसको चाहें तो इस दृष्टि से देख लें। दूसरा ये भी देख लें कि एक अंदरूनी और एक बाहरी।
वो जो 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 व्यापारी और उसकी ऊंट की तंबू वाली जो कहानी है कि वो ऊंट ने अपना सिर पहले तंबू के अंदर किया और धीरे धीरे वो पूरा तंबू के अंदर हो गया और व्यापारी को बाहर निकलना पड़ा। तो ये जो स्थितियां बन रही है भारतीय जनता पार्टी के भीतर से जो आवाजें उठी हैं, उन आवाजों के पीछे की जो कारण है उनको भी समझना होगा और एकदम से न तो उनका समर्थन और न उनको एक तरीके से खारिज करने की स्थितियां पैदा करनी होगी, अन्यथा बहुत मुश्किल होगी। आप इस प्रदेश को बेहतर जानते हैं जी, आप इस प्रदेश को बेहतर जानते हैं। मैं एक छोटी सी जानकारी दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, ये कोई पहला मौका नहीं है। कुसुम महदेले अपनी बात रखती रही हैं और जब सीनियर नेताओं को हटाने की बारी आई थी, मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, तब भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे। लेकिन वो यहां पर लिखती हैं कि उपचुनाव करवाना भी उचित नहीं था। बीजेपी के अंदर से जब इस तरीके से सवाल उठने लगे तो क्या माना जाए? क्या संगठन स्तर पर बातचीत थोड़ी सी कमजोर हो रही है, सामंजस्य की स्थिति ठीक नहीं है? देखिए, मैंने वही कहा ना आपसे कि वो जब नवंबर के जो चुनाव थे 2020 में, वो स्थितियां अलग थी। और ये जो चुनाव है, जो दमोह का चुनाव है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, तो एक तरीके से थोपा हुआ चुनाव है। आखिर क्या जरूरत थी आपको इस तरीके की सारी उठापटक करने की? क्या इससे कोई संदेश अच्छा नहीं गया है? और आज आप जितने भी नेताओं के नाम आपने लिए, वो सारे नेता अगर आप आयु की दृष्टि से देखें तो वो 70 प्लस हैं, 75 प्लस होंगे। लेकिन क्या आपने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी में अब बुजुर्गों को पार्टी की मेन स्ट्रीम की चुनावी राजनीति के साथ साथ उनको पूरी मेन स्ट्रीम की राजनीति से अलग थलग कर देना है? मुझे लगता है कि शायद ये बहुत बड़ा एक डिसीजन होगा और इससे जो संकेत कोई अच्छा नहीं जाएगा। और इसके साथ साथ आपने आज तो बुजुर्गों के पीछे बात की है, लेकिन ये बुजुर्गों का ही सवाल नहीं है। पार्टी में जो युवा पीढ़ी का हक मारा जा रहा है बाहर के लोगों के कारण, आज नहीं तो कल वो भी बात उठेगी। तो हम पार्टी को केवल इसको यहां तक सीमित करके नहीं देखना चाहिए कि आखिर बाहर से आने वालों को सिर पर कितना बिठाया। बिल्कुल ठीक गिरीश जी, मैं इस बात से सहमत हूं कि ये सवाल अब धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और आवाज बुलंद होती जाएगी। बाहर से आने वालों को सिर पर नहीं बैठाया जा सकता है। हितेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये फहरिस्त जो है, इस लिस्ट में सर एक के बाद एक कई नाम जुड़ते जा रहे हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं। पहले अजय विश्नोई थे, फिर कुसुम महदेले आ गई, शेजवार जी के साथ क्या हुआ वो हम सब ने देखा, जयंत मलैया जी के साथ इस समय क्या हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। तो क्या इस लिस्ट में लगातार नाम जुड़ते जा रहे हैं और जो स्थिति भविष्य की बता रहे हैं गिरीश जी, क्या वो बन सकती है? उसको लेकर क्या तैयारी? देखिए, मुझे लगता है कि ये सारे विषय जितने उठ रहे हैं या जो हमारे परिपक्व नेता इन बातों को अपने तरीके से अपने उद्देश्यों के लिए रख रहे हैं, इसमें जैसे कोरोना में क्या हुआ, एक सोशल डिस्टेंसिंग हो गई मृदुल जी। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग से राजनीतिक दल भी अछूते नहीं रहे। नहीं तो क्या है, आमतौर पे हम लोगों की इतनी डिस्टेंसिंग होती नहीं, सबका संवाद बहुत अच्छा चलता है और सारे विषय निपटते सुलझते रहते हैं। समय के साथ पार्टी का विस्तार होता रहता है, समय के साथ बदलाव भी होता रहता है और उन बदलावों को उसका अमेलगमेशन, उसका स्वीकार्यता भी बनती रहती है। तो गिरीश जी ने भी बहुत सारी बातें कही हैं, मैं भी उसको इसी रूप में लेता हूँ। मैं इसको बहुत कोई हम कह दें कि बहुत बड़ा कोई एपिसोड है इस रूप में नहीं मानता हूँ। और सतीश जी भी जानते हैं कि दोनों दलों में क्या अंतर है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। मैं उनको एक बहुत परिपक्व राजनेता मानता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं मानता हूँ। पर ठीक है, आज वो चूंकि कांग्रेस की फैंस की ओर से है तो स्वाभाविक है कि ही हैज टू स्पीक व्हाट कांग्रेस थिंक्स और उनको जो अप्रोप्रिएट लगता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं आपको आज आश्वस्त करता हूं, मैं एक सवाल करना चाहता हूं गिरीश जी ने कही है। अगर आप इन नेताओं को मनाएंगे, बिल्कुल सर मैं मान गया आपकी बात, इन नेताओं को आप मना लेंगे, लेकिन अगर इन नेताओं को मनाएंगे और जयंत मलैया जी से सवाल जवाब नहीं होंगे, इन नेताओं की बात मानी जाएगी, तो फिर राहुल लोधी जो बाहर से आए हैं आपकी पार्टी में, अभी तो नए नए हैं वो, तो क्या उनको भी मना लेंगे आप? जो वो आरोप लगा रहे हैं उनका क्या होगा? उन्होंने तो खुले तौर पर कह दिया कि ये जयंत मलैया जी हैं जिन्होंने हराया है, और एक नाम नहीं और कई अंदर खाने तो नाम चल रहे हैं कि उन्होंने भीतरघात कर दिया पार्टी के साथ। देखिए, हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, चाहे मलैया जी भी हो, इनको मनाना तो सबसे आसान है क्योंकि इन्होंने जिंदगी भर पार्टी को खड़ा किया है। मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना, बहुत आसान है उनको। अभी जो लोग उनको जानते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। और ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी, क्या है, सबके बहुत सारे प्रोसेस, अब यही तो पॉलिटिक्स है और मुझे लगता है हम इसको ओवरकम करेंगे और बहुत आसानी से करेंगे मधुल जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रखिएगा।
रहा सवाल बाहर और अंदर की, देखिए साहब बाहर अंदर क्या होता है आप बताइए। इंदिरा गांधी जी को ठीक है, 3 बिल्कुल बार सर, या तो हमारी निकाला नजरें बनी गया या रहेगी। खुद ही निकली वो कांग्रेस से, तो इसको क्या बाहर अंदर मानेंगे। फिर दूसरी चीज आप बोलिए, सिंधिया जी अपने यदि 25 समर्थकों के साथ निकल कर आए तो भाई उन्होंने वो हमारे ऊपर थोपे थोड़ ना गए, उन्होंने बल्कि ताज को उठाकर हमारे सर पे रखा। हम तो 18 का चुनाव हार गए थे ना साहब। तो यदि सिंधिया जी ने निकलकर बाहर आकर 25 विधायकों के साथ हमारे दल को यदि सत्तासीन कराया है तो इसमें बुराई क्या है। और आज यही कारण है कि आज एक सोचिए इस आपदा के समय में हम एक कंफर्टेबल मेजोरिटी की सरकार मैं चला रहे सतीश जी से हैं, जो संतोष का विषय है। सतीश जी से एक सवाल जरूर लेता हूं, क्योंकि आपने कहा कि सतीश जी बेहतर जानते हैं पार्टी को। सतीश जी, अब मेरा सवाल बड़ा सा सीधा सा सिंपल सा है, क्योंकि हितेश जी ने कहा कि आप पार्टी को बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन दमोह में जो राजनीति हुई है, जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, क्या आपको लगता है कि बीजेपी के सामने कोई खास बड़ी चुनौती नहीं है और आपको इसका फायदा आने वाले चुनावों में नहीं मिलेगा? हितेश जी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। नहीं, हितेश जी ठीक है, अपनी बात रख रहे हैं। हितेश जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के, तो उनका सोच भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, वो अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको इस चैनल के आपके माध्यम से बताना चाहता हूं प्रदेश की जनता को कि आने वाले समय में निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस को इसका लाभ होगा। और भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार दमोह चुनाव को लेकर जो दंगल चालू हुआ है, ये दंगल अब थमने वाला नहीं है। आने वाले समय में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो असर होने वाला है, वो सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति होने वाली है। क्योंकि एक तरफ जिन लोगों ने संगठन को खड़ा किया, जो पुराने भाजपा के नेता हैं, उन नेताओं के साथ क्या उनकी बेकदरी हो रही है। जो आयातित नेता हैं उनको मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिल रही है, आप उनको महिमा मंडित करने का काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ये असर होना ही था और निश्चित रूप से आप मानिए आने वाले समय में इसके दुष्परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतने पड़ेंगे। और मैं, जैसा कि हमारे मित्र हैं वाजपेयी जी ने जो कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस संगठन के लिए, जिस सेवा के लिए समर्पित भाव से जानी जाती थी, आज उस सेवा और समर्पण का भाव भारतीय जनता पार्टी में ख़त्म हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता लोलुपता के लिए कुछ भी करने को तैयार है और इसका परिणाम आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और दमोह चुनाव इसका एक उदाहरण है, क्योंकि दमोह चुनाव में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने धनबल जनबल पूरी की पूरी सरकार, कई सभाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा संगठन, पूरे सभी संगठन मंत्री पूरे प्रदेश के और सब लोग वहाँ जिस प्रकार 50 से अधिक विधायक लगे रहे, उसके बाद भी परिणाम क्या निकला? 17,000 से ऊपर अधिक मतों से। और आप अगर दोनों बातें मानते हैं, आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में खटपट चल रही है, मैं आपकी बात मान लेता हूं, तो क्या इसी खटपट की वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी या कांग्रेस की मेहनत ज्यादा थी? सवाल तो वहां पर भी पूछा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को विश्वास ही नहीं है कि आप अपनी मेहनत से जीते। देखो, कांग्रेस की अपनी मेहनत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो चुनाव के बाद जो खटपट चल रही है, ठीकरा एक व्यक्ति के ऊपर रखा जा रहा है। एक व्यक्ति न तो किसी को चुनाव हरा सकता है, न किसी को चुनाव जिता सकता है। आपने देखा होगा कि वहाँ पटेल जी की पोलिंग हारी है, वहाँ आप देखा होगा राहुल लोधी खुद की पोलिंग हारे हैं, राहुल लोधी खुद की पोलिंग हारे हैं। तो कोई एक व्यक्ति किसी को हरा सकता है या जिता सकता है? ये तो पूरा ठीकरा जयंत मलैया जी के परिवार पे जो फोड़ा जा रहा है। उनका तो यहाँ पर वोट भी नहीं था, फिर भी वो कई सारी जगह से आ रहे हैं। हितेश जी, बहुत छोटा जवाब रखिए कि गिरीश जी से आखिरी जवाब लेना है मुझे। कुछ कहना चाह रहे हैं सतीश जी आपकी बात पर? हितेश जी कहिए। गिरीश जी को रेफरी मान लेता हूं और गिरीश जी को रेफरी मान के केवल एक ही विषय फिर रखता हूं पुख्ता मजबूती से विश्वास के साथ कि 17 और 20 हजार से यदि कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को दमोह की सीट हरा रहा है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का हमारा कारण है, ना कि उसमें कांग्रेस की कोई देन है। ये मैं फिर स्पष्ट कर दूं, सारी सेफोलॉजी उठाकर आप देख लीजिए, सारे समीकरण, रसायन, भौतिकी सब लगा लीजिए आप। ये रेफरी आपने मान लिया है और वो इस डिबेट में रेफरी की भूमिका में ही रहते हैं। हालांकि जो भी बातें कहते हैं वरिष्ठ पत्रकार जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बता के जाते हैं जो दोनों के लिए फायदेमंद होता है। गिरीश जी, क्या हितेश जी की बात से आप सहमत हैं? देखिए, मैं फिर उसमें जयंत मलैया नहीं और भी नाम जोड़ने पड़ेंगे आपको। हाँ, नहीं, देखिए, मैं हितेश जी की इस बात के लिए तो तारीफ करूंगा
कि उन्होंने परोक्ष रूप से एक मान ही लिया है कि जो भी कुछ पराजय हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के भीतरी कारणों से ही हुई है। तो ये बहुत साफगोई को इसको स्वीकार करना चाहिए। दूसरी बात, जो एक और साफगोई से जो बात कही थी, उसी से एक सवाल उपजता है, उस सवाल के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अतेश जी ने एक बात कही कि सिंधिया जी ने आके हमको ताज पहनाया, ये अभी उनका स्टेटमेंट है। बहुत अच्छी बात है, ये कोई नई बात भी नहीं है, ये सबको मालूम है। लेकिन अब आगे क्या ताज तो पहन लिया किसी दूसरे के द्वारा, अब उसके बाद नीचे के अंग वस्त्र और नीचे की चप्पल तक क्या वो भी दूसरे के द्वारा ही पहनाई जाएगी? भारतीय जनता पार्टी को इस पर जरूर सोचना होगा। बिल्कुल, इस पर सोचना होगा, और अगर इस पर सोच विचार किया जाएगा तो हो सकता है कि जो नेता नाराज चल रहे हैं, जो नेता सवाल उठा रहे हैं, वो भी मान के चले जाएंगे। जी सर, थोड़ा सा समय कम है इसलिए पूरा जवाब नहीं ले पाऊंगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का खास चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती जरूर है, लेकिन इन चुनौतियों का सामना करके आने वाले समय में चुनाव भी होना है, लोगों को मनाना भी है। अब देखना होगा पार्टी क्या अहम कदम उठाती है।